दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं मीनिंग ऑब्जेक्ट टेक्निक एंड स्टैंडर्ड्स अर्थ उद्देश्य तकनीक एवं मानक से MCQs। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं और आज जो होने वाला है ये पार्ट 3 होने वाला है। तो जितने भी साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं जो TGT, PGT, LT, GIC, GDC, UP, PCS, UK SSC, MPPSC, CGPSC, RPSC, JSSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जितने भी साथी जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य लेखांकन का नहीं है? ए. लाभ अधिकतमीकरण, बी. वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, सी. व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, डी. अभिलेखों को व्यवस्थित करना। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य लेखांकन का नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा लाभ अधिकतमीकरण। देखिए, लाभ अधिकतमीकरण जो होता है वो लेखांकन का कार्य नहीं होता है। अकाउंटिंग का कार्य क्या होता है? अकाउंटिंग का कार्य होता है जो लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं उनको पूरा करना होता है, जो व्यवसाय की संपत्ति होती है उनकी रक्षा करना होता है, जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उनको व्यवस्थित तरीके से रखना होता है। ये सारे काम जो होते हैं वो लेखांकन के होते हैं। लाभ अधिकतमीकरण का कार्य जो होता है वो लेखांकन का नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा लाभ अधिकतमीकरण। ये क्वेश्चन जो है PGT 2004 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए. अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। आर. अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड बाय अ बिजनेसमैन। लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। नाउ सेलेक्ट योर आंसर अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्कीम गिवन बिलो। अब नीचे दी गई जो कोडिंग योजना के अनुसार आप अपना उत्तर चुनिए। देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपी PCS प्री 1994 में ये आ चुका है। ऑप्शन में दिए हुए हैं ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। बी में दिया हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सी में दिया हुआ है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है किंतु आर गलत है। डी में दिया हुआ है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है किंतु आर सही है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में दिया हुआ है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। और आर में दिया हुआ है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड बाय अ बिजनेसमैन। लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। अब आपको कोडिंग के हिसाब से जो दिया हुआ है उसके अनुसार आप अपना उत्तर दीजिए। ए में दिया हुआ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए की सही व्याख्या क्या है? आर है। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। इन अ बिजनेस नेट एसेट्स ऑन 1 जनवरी आर ₹6,000 एंड ऑन 31 जनवरी आर ₹7,500 इफ द विड्रॉल्स बाय द ओनर ड्यूरिंग जनवरी आर ₹1,000 एंड नेट इनकम फॉर जनवरी इज। एक व्यापार में 1 जनवरी को शुद्ध संपत्तियां 6,000 रुपया है और 31 जनवरी को 7,500 रुपया है। यदि जनवरी में मालिक द्वारा आहरण 1,000 रुपया है तो जनवरी माह की शुद्ध आय। ऑप्शन में दिया हुआ है ए 1,500 रुपया, बी 2,500 रुपया, सी 500 रुपया और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इन अ बिजनेस नेट एसेट्स ऑन 1 जनवरी आर ₹6,000। एक व्यापार में 1 जनवरी को शुद्ध संपत्तियां कितना है? 6,000 रुपये का है और 31 जनवरी को कितना है? 7,500 रुपया है। यदि जनवरी में मालिक द्वारा आहरण 1,000 रुपया है तो जनवरी माह की शुद्ध आय बताइए। नेट इनकम आपको बताना है जनवरी का। तो देखिए, क्या करना है कि 31 जनवरी को जो है शुद्ध संपत्तियां जो भी एसेट्स है उसको आप लिख लीजिए। 7,500 है, उसमें आहरण जो विड्रॉल है उसको आप ऐड कर लीजिए तो टोटल 8,500 रुपया होगा। 1 जनवरी को शुद्ध संपत्ति, ठीक है, 1 जनवरी को कितना था? 6,000 रुपया था, तो 6,000 रुपया उसमें माइनस कर दीजिए तो जनवरी के माह का जो शुद्ध नेट इनकम जो होगा वो 2,500 रुपया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा ₹2,500। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट ए करंट लायबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन एक चालू दायित्व में सन्निहित नहीं होता है? ए बिल्स पेएबल,
बी कंटीजेंट लायबिलिटी, सी ट्रेड क्रेडिटर्स, डी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट ए करंट लायबिलिटी, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि चालू दायित्व में सन्निहित नहीं होता है। चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटी नहीं है। तो देखिए बिल्स पेबल जो होता है वो करंट लायबिलिटी होता है, ट्रेड क्रेडिटर्स जो होते हैं वो भी करंट लायबिलिटी होते हैं, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर, ऋण पत्रों पर अदत ब्याज जो होता है वो भी करंट लायबिलिटी होता है। कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं होगा? कंटीजेंट लायबिलिटी। देखिए कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? संभाव्य दायित्व जिसको कहते हैं, जो कि भविष्य में कोई ऐसा संभव हो सकता है कि मे बी कि वो लायबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या है कि एक्चुअल में इसको हम लोग क्या है कि लायबिलिटी नहीं मानते हैं। ठीक है, एक संभावना मात्र है कि भाई आगे चल के मे बी कि ऐसी कोई लायबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब बैलेंस शीट बनाते हैं उसके लायबिलिटी पक्ष में उसको हम लोग नहीं दिखाते हैं, यानी कि लायबिलिटी साइड में क्या करते हैं उस आइटम को हम लोग नहीं दिखाते हैं। उसको क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट बनता है उसमें जो कमेंट होते हैं उसमें हम लोग उसको लिख देते हैं कि मे बी कि ऐसा कोई कंटीजेंट लायबिलिटी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, कंटीजेंट लायबिलिटी, संभाव्य दायित्व। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज, पूर्वदत्त बीमा खाता है। ए एन एक्सपेंस एक व्यय, बी ए रेवेन्यू एक आय, सी एन एसेट एक संपत्ति, डी अ लायबिलिटी एक दायित्व। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज, यानी कि पूर्वदत्त बीमा खाता जो है ये क्या है, क्या वो खर्चा है, क्या वो रेवेन्यू है, क्या लायबिलिटी है या एसेट है। तो आप याद रखिएगा इंश्योरेंस है। ठीक है, इंश्योरेंस क्या होता है, एक तरह से का खर्चा होता है। लेकिन अगर वही इंश्योरेंस का पेमेंट आप पहले कर देते हो, 1 या 2 महीने का या 1 साल का पेमेंट आप पहले कर दिए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट आप इस ईयर में कर दिए, तो वो क्या हो गया, करंट एसेट हो गया, आपके लिए क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा ना, एसेट एक संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है। ए प्रीपेड सैलरी अकाउंट, पूर्वदत्त वेतन खाता, बी ड्रॉइंग्स अकाउंट आहरण खाता, सी आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट अदत्त ग्राहक खाता, डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2003 में आ चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, इनमें से कौन सा है जो एक व्यक्तिगत खाता है। ठीक है, व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट। देखिए प्रीपेड सैलरी अकाउंट, देखिए सैलरी आप किसी पर्सन को ही देते हैं ना, तो वो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट के तहत आएगा। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स कौन करेगा, जो प्रोपराइटर होता है, प्रोपराइटर कोई राम श्याम मोहन कोई भी हो सकता है, तो वो पर्सनल अकाउंट के तहत आता है। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रेंट भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो कोई पर्सन होता है, पर्सनल अकाउंट के तहत वो आता है। तो डी में दिया हुआ ऑल ऑफ द एबव, तो उपरोक्त में से सभी, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखांकन का कार्य नहीं है ना, अकाउंटिंग का कार्य नहीं है। तो देखिए कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी कि अभिलेख को व्यवस्थित रूप से रखना, ये अकाउंटिंग का कार्य होता है। बी में दिया प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करना, ये भी अकाउंटिंग का कार्य होता है। सी में दिया मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट्स, परिणामों को अधिकतम करना, यानी कि लाभ को अधिक करना, तो ये काम जो होता है ये अकाउंटिंग का कार्य नहीं होता है। डी में दिया मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, ये भी अकाउंटिंग का कार्य होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट्स, परिणामों को अधिकतम करना। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1996 और 2006 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही नहीं है। ए एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, सी liabilities is equal to assets minus capital, D liabilities is equal to assets plus capital। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, liabilities is equal to assets plus capital। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, goods withdrawn by the proprietor from business for his personal use will be credited to, स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर क्रेडिट किया जाएगा। ए सेल्स अकाउंट बिक्री खाता, बी परचेजेस अकाउंट क्रय खाता, सी सप्लायर्स अकाउंट आपूर्तिकर्ता खाता,
डी स्टॉक अकाउंट रहतिया खाता। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज विल बी क्रेडिटेड टू। स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर क्रेडिट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, गुड्स निकाल रहा है, ना कि कैश निकाल रहा है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कोई भी प्रोप्राइटर जो है अपने बिजनेस से अगर वो गुड्स लेता है, ठीक है, तो उसकी एंट्री वो क्या करेगा। देखिए ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा क्योंकि विड्रॉल हो रहा है, और टू परचेज अकाउंट होगा। परचेज अकाउंट क्यों होगा, परचेज अकाउंट इसलिए होगा क्योंकि वो गुड्स ले रहा है, और गुड्स कहाँ से ले रहा है, स्टॉक से ले रहा है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, जिससे क्या होगा कि आपका स्टॉक माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे परचेज अकाउंट ही इसलिए होगा, एक और रीज़न है, क्योंकि वो जो लेता है गुड्स ना, वो कॉस्ट प्राइस पे लेता है, ना कि वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे नहीं लेता, यानी सेल्स प्राइस पे वो नहीं लेता है प्रोप्राइटर जो होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, परचेजेस अकाउंट्स, यानी कि परचेज अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया ASBI रिलेट्स टू। भारतीय लेखांकन मानक परिषद ASBI द्वारा निर्गमित प्रथम लेखांकन मानक संबंधित है। ए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज स्कंद के मूल्यांकन से, बी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ह्रास लेखांकन से, सी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से, डी रेवेन्यू रिकॉग्निशन आय की पहचान से। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया ASBI रिलेट्स टू। तो ASBI द्वारा सबसे पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड किए गए थे, जारी जो किए गए थे, ठीक है, तो वो क्या था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट अधिनियम पारित हुआ था। ए ईयर 1951 में, बी ईयर 1955 में, सी ईयर 1959 में, डी ईयर 1949 में। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम पारित हुआ था। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम जो पारित हुआ था वो ईयर 1949 में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ईयर 1949। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी जोन। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति की लेखा मानक संख्या 2 का विषय है। ए वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्रीज स्टॉक का मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण, बी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ह्रास लेखांकन, सी इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड सूचनाओं के प्रकटीकरण, डी नन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी इज ऑन। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति के लेखा मानक संख्या 2 का विषय है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 जो है वो क्या है, वो है वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्रीज स्टॉक का मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी PCS प्री 1999 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, अकाउंटिंग इन मॉडर्न एज इज रिगार्डेड एज। आधुनिक युग में लेखांकन माना जाता है। ए द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन मॉनेटरी यूनिट्स। मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाने वाले व्यवहारों के लेखन, वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण करने की कला के रूप में। बी द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की भाषा के रूप में। सी द सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, व्यावसायिक सूचनाओं के स्रोत के रूप में। डी ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त सभी रूपों में। देखिए जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है, अकाउंटिंग इन मॉडर्न एज इज रिगार्डेड एज। आधुनिक युग में लेखांकन माना जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी यूनिट्स। ये बिल्कुल सही है। मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाने वाले व्यवहारों के लेखन, वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण करने की कला के रूप में। ठीक है। बी में दिया हुआ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की भाषा के रूप में, बिल्कुल सही है। सी में दिया हुआ है द सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, व्यावसायिक सूचनाओं के स्रोत के रूप में, जो बैलेंस शीट वगैरह बनाई जाती है उससे आपको लीगल रिक्वायरमेंट पूरे हो जाते हैं। डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव।
उपयुक्त सभी रूपों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। द यूजर ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज, लेखा सूचनाओं का प्रयोग वाला समूह है। ए ऑनर्स ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के स्वामी। बी मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के प्रबंधक। सी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के भावी विनियोजक। डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, द यूजर ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज, लेखा सूचनाओं का प्रयोग वाला समूह है। ए ऑनर्स ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के स्वामी। बी मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के प्रबंधक। सी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के भावी विनियोजक। ऑल ऑफ द एबव। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ये सभी शामिल किए जाते हैं, ठीक है। बिजनेस के जो ऑनर होते हैं उससे रिलेटेड सूचनाएं, मैनेजर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो मैनेजर होता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के भावी विनियोजक जो फ्यूचर में कोई इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा ऑल द एबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 lays down guidelines for inventory valuation and presentation. Which one of the following is not true as per these standards? अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 में रहते के मूल्यांकन तथा प्रस्तुतिकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन मानकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ए में दिया हुआ द इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट हिस्टोरिक कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। रहतिया का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत अथवा शुद्ध वसूली मूल्य दोनों में से जो कम हो पर करना चाहिए। बी में दिया हुआ द कॉस्ट ऑफ डैमेज रॉ मटेरियल शुड बी एडेड इन अराइविंग एट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। क्षतिग्रस्त सामग्री की लागत को निर्मित माल के रहतिये के मूल्यांकन हेतु जोड़ देना चाहिए। सी में दिया हुआ यूजुअली either the FIFO or the weighted average cost method should be used for valuation of inventory। रहते के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः पहले आना पहले जाना FIFO या भारित औसत लागत WACM विधियों का प्रयोग करना चाहिए। डी में दिया द बेसिस ऑफ पॉलिसी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड क्लियरली बी स्टेटेड। रहते के मूल्यांकन का आधार व नीति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 में रहतिये का यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है उसमें रहतिये के मूल्यांकन तथा प्रस्तुतिकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन मानकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। रहतिये के मूल्यांकन का आधार व नीति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। द बेसिस एंड पॉलिसी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड क्लियरली बी स्टेटेड।